Hello everyone, this is Neha Dikshit and I welcome you all to Vidya Hut channel. शुरू करने वाले हैं आज हम अपनी सोशल साइंस की न्यू सीरीज जो कि तीन पार्ट में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट पार्ट जो है वो सिविक्स से यानी पॉलिटिकल साइंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे एंड थर्ड वन ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे, है ना। तो आज की जो क्लास बेस्ड है हमारे वो पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर पर बेस्ड है जिसका नाम है क्लास सेवेंथ के फर्स्ट चैप्टर पे पॉलिटिकल साइंस पर बेस्ड है जिसका नाम है इक्वलिटी ऑन इक्वलिटी। ठीक है, अभी देखिए इक्वलिटी जब चैप्टर हम लोग फर्स्ट चैप्टर है हमारा, जैसा कि आप लोग सब लोग सेवेंथ क्लास के स्टूडेंट सारे लोग जानते होंगे। इक्वलिटी जब चैप्टर की स्टार्ट करते हैं तो हमें दो वर्ड पता होने चाहिए कि पहला कि इक्वलिटी आया कहाँ से, है ना। ये शब्द जो है वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं हम अपनी एनसीईआरटी के अंदर, और इस चीज को हम लाए कहाँ से हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। पहली चीज तो ये, और दूसरी चीज जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है उसको हम किस एस्पेक्ट में देखते हैं। यानी कि अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो ये आया तो है वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से आया वर्ड? ये कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कैसे लाए या फिर कहाँ से लाए, कैसे लाए, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको समझने के लिए हमें एक वर्ड चाहिए जो हमें पता होना चाहिए, वो है डेमोक्रेसी। यानी कि अगर हम पूरे अपने कंट्री की बात करें, अगर पूरी कंट्री की बात करें तो कंट्री जो है, हम इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया कैसी कंट्री है तो आपका आंसर होगा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, अगर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों है तो उसका आंसर है क्योंकि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, जो कि उसमें रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं वो उसको फॉलो करते हैं। यानी सिटीजन्स कौन? हम लोग, नागरिक, हम आम लोग। तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। हम लोग मतलब हम का इन द सेंस जितने भी यहाँ पे नागरिक है इस कंट्री में रहने वाले लोग, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो लोग जो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में रहते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमें जो है वो इक्वलिटी मिलनी चाहिए। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको सबको पता है कि एक रूल रेगुलेशंस का एक सेट बनाया गया, एक सेट तैयार किया गया जिसमें हमें ये बताया गया कि इसके अकॉर्डिंग ही अब सारे काम होंगे। यानी इस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं वो अपना सारा काम किसके अकॉर्डिंग करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ आर्टिकल्स बनाए गए जिनको रूल रेगुलेशन का नाम दिया गया, कानून का नाम दिया गया, है ना। जैसे नियम, नियम, कायदा, कानून, ये सब वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। ये सब वर्ड्स कहाँ लिखे गए हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ आर्टिकल हैं, कुछ जैसे अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं उनके अंदर ये बताया गया है कि जो इक्वलिटी है वो हर एक नागरिक के लिए समानता, हिंदी वर्ड जो है वो समानता है। कह रहे हैं कि जो इक्वलिटी है, जो समानता है, वो हर एक नागरिक के लिए बनी है। यानी हर एक नागरिक को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। अधिकार मतलब राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। देखिए, तो डेमोक्रेसी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाया गया है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को सारे सिटीजन, सारे लोग, सारे इंसान फॉलो करते हैं, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी विच मीन्स द पीपल हैव अ से इन हाउ द कंट्री इज रन। यानी कि कंट्री जो है, एक देश जो है वो कैसे चलेगा, वो कैसे रन करेगा, ये कौन बताएगा? ये उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। और उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है? क्योंकि वो कंट्री एक डेमोक्रेसी है। समझ गए? आगे देखिए, डेमोक्रेसी फोकस ऑन थिंग्स लाइक लेटिंग एवरीवन participate, solving conflicts peacefully, and making sure everyone is treated fairly and equally। देखो,
जो डेमोक्रेसी है किसी भी कंट्री की, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ की जो सरकार है, वो ये फोकस करती है, इन चीजों पर फोकस करती है। कौन कौन सी चीजें? तो वो कह रहे हैं देखिए कि हर एक जो इंसान है वो इक्वली तरीके से पार्टिसिपेट हो किसी भी जगह पर, है ना। नेक्स्ट, सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है विवाद, लड़ाई झगड़े, कुछ भी इश्यूज हैं तो उनको सुलझाया जा सके। तीसरा, पीसफुली का मतलब बहुत ही शांति तरीके से। एंड मेकिंग श्योर एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली एंड इक्वली, और लोगों के साथ बहुत ही फेयरली तरीके से क्या किया जाए, लोगों के साथ में व्यवहार किया जाए, है ना, बिहेवियर रखा जाए बहुत ही फेयरली। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना, कि सपोज अभी कोई लीडर बैठा है बहुत बड़ा, और उसके साथ कोई हाउस वर्कर बैठा है, यानी घरों में काम करने वाला कोई वर्कर, है ना। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमें दोनों को ही इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कि हमारा संविधान हमें पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं, किसी की हैसियत के अकॉर्डिंग नहीं, एक दोनों ही उस कंट्री के सिटीजन होने के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर अलग अलग ट्रीटमेंट दोनों को देते हैं तो फिर हम उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और डिस्क्रिमिनेशन को ही के ही अगेंस्ट में बात करता है हमारा इक्वलिटी। ठीक है, आगे देखिए, इक्वल राइट टू वोट। देखिए, सबसे पहले अभी हाल फिलहाल चुनाव का ही मुद्दा चल रहा है हर जगह पे, तो चुनाव को लेकर ही हम बात कर लेते हैं, इलेक्शन को लेकर ही हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इन इंडिया एवरी एडल्ट हैज द राइट टू वोट, नो मैटर इफ दे आर रिच और पुअर। यानी ये फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपको वोटिंग राइट मिलेगा। और वोटिंग राइट इसलिए मिलेगा क्योंकि आप इंडिया में रहने वाले एक सिटीजन है, यानी कि आप उस कंट्री में रहने वाले एक नागरिक हैं, इस वजह से आपको वोटिंग राइट मिल रहा है। ये सोचकर नहीं कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, है ना। एजुकेटेड और नॉट, ये भी नहीं सोच सकते कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आपको तो भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वोटिंग राइट देता है। एंड किसी भी रिलीजन और किसी भी कास्ट के हैं, आप किसी भी रिलीजन और किसी भी कास्ट के हैं, ये भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप ईसाई, किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, लेकिन आप इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको वोटिंग राइट देता है, यानी कि आपको आपके साथ फेयरली ट्रीट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम अभी जैसे मैंने आपको लीडर और हाउस वर्कर की स्टोरी समझाई, वैसे ही हमारे एनसीईआरटी में भी इस तरीके से ही समझाया हुआ है। देखिए, कांता's story shows how she feels how she feels equal when she goes to vote, but she realized that equality in voting doesn't always means equality in life। वो कह रही है कि हमें वोटिंग राइट तो हमारी गवर्नमेंट ने दे दिया, सरकार ने हमें वोटिंग राइट तो दे दिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें गवर्नमेंट ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वोटिंग राइट दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर जगह समानता के साथ हमें ट्रीट किया जाता है, ऐसा नहीं है। हर जगह हमें समानता के साथ ट्रीट नहीं किया जाता। यानी उसके नजरिए से अगर हम देखें, उसके इन द सेंस कांता की स्टोरी है, तो कांता के नजरिए से अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं तो कांता जी का कहना है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमें वोटिंग राइट देता है तो हमें हर चीज में बराबरी दे रहा है, हमें हर चीज में समानता दे रहा है। हो सकता है कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां अभी हमें पूरी तरीके से इक्वलिटी का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, यानी समानता के साथ हमारे साथ व्यवहार नहीं किया गया है, कुछ ऐसी जगह भी होंगी। तो कांता जो है वो हमें यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रही है कि वोटिंग राइट का मतलब ये नहीं है कि हमें हर जगह इक्वली राइट मिला है ना। Other kind of equality, India has a caste system where people are divided based on their birth into different groups. This can lead to unfair treatment। देखिए, तो जो इंडिया है, क्योंकि हम सब इंडिया में ही रह रहे हैं, है ना, तो इंडिया की जब हम बात करें तो जो इंडिया है उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जो नागरिक हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ का जो कास्ट सिस्टम है, यानी कि जो हमारी जातियों का जो सिस्टम है, जाति डिवाइड करने का जो सिस्टम है, वो किस तरीके से है कि जो जिस घर में पैदा हुआ बाई बर्थ, यानी जिस घर में आप पैदा हुआ, आप पंडितों के यहाँ पैदा हुए तो आप पंडित हो, आप ठाकुरों के यहाँ पैदा हुए तो आप ठाकुर हो,
है ना। आप अगर किसी दूसरी कास्ट में पैदा हुए तो आप उस कास्ट के कहलाओगे। यानी कि बाई बर्थ आपको ये आप फिक्स हो जाता है, फिक्स ये चीज फिक्स हो जाती है कि आप कौन से कास्ट में हो, यानी किस कास्ट में आपका अस्तित्व है। तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके से इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो किस किस पर बेस्ड है, हमारे बर्थ पर बेस्ड है, यानी कि हमारे बर्थ मतलब कि जन्म पर आधारित है। बर्थ मतलब हमारे जन्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित है ना। अनफेयर ट्रीटमेंट, वो कह रहे हैं इस तरीके से हम देखें तो क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हो सकता है ये अनफेयर ट्रीटमेंट हो। लेकिन अगर हम देखो अपनी हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को वहां पे भी इस चीज को समझाऊंगी। अभी थोड़ा सा मैं एक सेकंड बता देती हूँ आप लोगों को कि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम एंशियंट पीरियड पढ़ेंगे हिस्ट्री का। देखो हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। फर्स्ट वन इज मॉडर्न हिस्ट्री, सेकेंड वन इज मिडिबल हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एंशियंट हिस्ट्री। तो जो एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहां पे क्या बताया गया है, वहां पे ये बताया गया है कि ये जो आज की डेट में कास्ट सिस्टम का आधार है जन्म, वो उस टाइम पे नहीं था। मतलब आज की डेट में जैसे ही आप जिस घर में आप पैदा हो रहे हो उस घर का ही आपका कास्ट चलेगा, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जो लोग जो काम करते थे, यानी कि आपके काम के आधार के बेसिस पर आपकी जाति डिसाइड की जाती थी। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप शू मेकर हैं, आप जूते बना रहे हैं, तो आपको आपकी जाति होगी मोची, यानी कि आप मोची है, शू मेकर है ना। जैसे कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिरों में, आप पुजारी की नौकरी कर रहे हैं, है ना, या आप पुजारी बने हुए हैं, तो फिर आपका जो एक तरह से होगा तो वो ब्राह्मण इस तरीके से रखा जाएगा, कास्ट को डिनोट किया जाएगा। तो इस तरीके से काम के आधार पर कास्ट को समझा जाता था, जाना जाता था, लोग जानते थे कि जो जिसका काम करेगा। जैसे कोई योद्धा है ना, कोई युद्ध लड़ रहा है, यानी कोई तो उसको एक कास्ट बनाई गई कि आप क्षत्रिय है ना, कि जो जिसका काम था उसके हिसाब से उसको कास्ट दी गई। पर इंडिया में आज की डेट में ऐसा नहीं है ना। द स्टोरी ऑफ दलित चाइल्ड एट स्कूल shows how to some kind are treated badly because they are caste। देखो इस लाइन को समझने के लिए हमारे पास 2 स्टोरी है ना। एक स्टोरी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप सबने सुनी होगी, भीमराव अंबेडकर जी की, सबने सुनी होगी। आमतौर पर ज्यादातर स्टूडेंट ने सुनी होगी, कि मैं फिर भी बता देती हूँ 2 सेकंड में, कि जो अंबेडकर जी थे, आप आज देखोगे कि अंबेडकर जी को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। यानी कि इतने बड़े ज्ञानी थे वो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना डाला, है ना। तो जब वो बच्चे की एज में थे, अपने बचपन के, उनके बचपन की बात कर रही हूँ मैं, तो जब वो बच्चे थे तो उनके साथ कास्ट, क्योंकि उन लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उनके साथ इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि वो उस वजह से बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाया करते थे। जैसे कि कई बार क्या होता है, क्लास में सारे बच्चे साथ में, आज की क्लास कैसी है, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, कास्ट के बेसिस पे अगर हम देखें तो सारे बच्चे एक ही साथ बैठकर पढ़ रहे हैं, चाहे वो अपर का हो चाहे लोअर का। लेकिन उस टाइम पे एंशियंट हिस्ट्री, यानी जब बाबा, एंशियंट नहीं कहेंगे एक्चुअली उसको, अभी की बात है जस्ट, बाबा भीमराव जब अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब जिंदा थे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस सन में बनाया, मुझे कोई बताएगा? चलिए कमेंट करिएगा सब लोग, ठीक है। हमारा 49 में बनकर तैयार हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, 1949 में, हाँ जी। और 50 में उसको हमने क्या कर दिया था, इम्प्लीमेंट कर दिया था, है ना। हम तब की बात कर रहे हैं 49 और 50 की। अब 50 में इम्प्लीमेंट क्यों किया, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि बन गया था जल्दी, बाद में इम्प्लीमेंट क्यों हुआ, कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी क्या है, अंबेडकर जी की स्टोरी सुनिए। तो अंबेडकर जी जो थे वो कई बार क्लास में अंदर नहीं बैठने देते थे उनके टीचर्स। वो कहते थे कि नहीं, तुम लोअर कास्ट के हो, तुम बाहर से बैठ के पढ़ो, अंदर नहीं आओगे क्लास में, सारे बच्चों को टच नहीं करोगे। जब उन्हें जैसे भूख प्यास भी लगती है जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो जो बाहर एक घड़ा रखा रहता था क्लास के बाहर, उस घड़े से टच भी नहीं करने दिया जाता था उनको पानी, कि आप पानी नहीं टच उसको, क्योंकि अब जब पानी पियेंगे तो घड़े को टच करना पड़ेगा। तो उनको परमिशन थी नहीं, क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे, तो वो घड़े को टच भी नहीं कर सकते थे। तो एक साथ में उनके पियोन बैठता था, वो उनको जब घड़े से पानी निकाल कर देगा तब वो पानी पीते थे, अदरवाइज वो प्यासे ही रहेंगे। तो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन उनको इतना सारा झेलना पड़ा अपने टाइम में, फिर भी
वो चीज अलग है कि फिर भी उन्होंने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की, लेकिन हम जो अपने चैप्टर पे हैं तो हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि उनको अपने एक स्टूडेंट की जब वो लाइफ जी रहे थे तब कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो वैसे ही हम अगर अभी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो दलित चाइल्ड की इन्होंने बात की है उनका नाम है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ओम प्रकाश। उनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश ओम प्रकाश, चलिए ऐसे ही देखते हैं। तो ओम प्रकाश जी, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि इनका पूरा नाम था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ क्या हुआ कि ये जब आप लोग तो फिर भी बहुत बड़े हैं, अभी 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, है ना। तो इनकी जो बात हो रही है ये 4th क्लास की बात हो रही है। जब ये 4th क्लास में पढ़ते थे तब क्या हुआ इनके साथ में कि कुछ इनके टीचर्स वगैरह थे और इनके साथ के जो लोग थे, स्कूल का जो पूरा मैनेजमेंट था उनकी बात कर रही हूँ मैं, स्कूल के जितने भी लोग थे, तो इनके टीचर ने इनको क्या बोला कि सेम ट्रीटमेंट देते थे कि आप बाहर से क्लास पढ़िए, आप अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, है ना। फिर क्या बोलते थे कि आप एक काम करो, आप आज क्लासरूम साफ कर दो क्योंकि आप लोअर कास्ट के हो, तो क्लासरूम साफ करवा लिया। फिर किसी दिन बोला कि आज आप टॉयलेट साफ कर दो क्योंकि आप लोअर कास्ट के हो, स्कूल की बात हो रही है, ये घर की बात नहीं हो रही है, तो स्कूल के टॉयलेट साफ करवाए। फिर एक दिन बोला कि आप एक काम करो, प्लेग्राउंड साफ कर दो क्योंकि आप लोअर, बाकी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको ये सब काम नहीं करने के लिए टीचर्स बोलते थे, लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको ये सब काम करने के लिए टीचर्स बोलते थे। यानी कि इनके साथ उस क्लास में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि ये मेंटली टॉर्चर हो रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि 4th क्लास का बच्चा, सोचो आप, उनको बोल दिया इनके टीचर ने कि एक काम करो, आज आप पूरा स्कूल का ग्राउंड साफ करो। इतना बड़ा बच्चों का ग्राउंड, और उनको 4th क्लास में एक पढ़ने वाला बच्चा जिसको हम बोल रहे हैं, टीचर ने बोला कि आज आप साफ करो बिकॉज ऑफ लोअर कास्ट। यहाँ कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, है ना, तो कास्ट के बेसिस पे क्योंकि आप लोअर कास्ट को बिलोंग करते हो इसलिए आप पूरा का पूरा ग्राउंड आज स्कूल का साफ करेंगे। तो भाई उन्होंने, टीचर्स की बात कैसे टाल सकता है कोई, तो टीचर्स ने बोला तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो जब वो गए तो पूरा का पूरा उन्होंने, जब प्ले ग्राउंड को पूरा ग्राउंड साफ करने लगे तो कुछ थोड़ा हिस्सा कर पाए, बीच में ही वो थक कर, उनकी जो कमर थी वो दर्द करने लगी, पूरी बॉडी एक हो गई, है ना। तो उनको बॉडी में दर्द हो रहा था तो वो एक जगह खड़े हो गए। उसी टाइम पे उनके फादर आए और उन्होंने देखा कि 4th क्लास में पढ़ने वाला कितना छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा काम कर रहा है, और वो मतलब पूरा नाक माक में उनके धूल मिट्टी, मुंह में धूल मिट्टी, पूरा एकदम हुलिया उनका खराब हो गया साफ करते करते, है ना। छोटा सा एक बच्चा इतना बड़ा ग्राउंड साफ कर रहा है। तो उनके फादर ने जब ये सब चीजें देखी तो उन्होंने टीचर्स को बोला कि आप टीचर हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और वापस उसको घर पे ले गए। तो इस तरीके से कास्ट के बेसिस पर इस तरीके का बच्चों को ट्रीटमेंट मिलता था उनके स्कूल में, उनको किसी दूसरी जगह पर भी मिलता था। जैसे खेलने गए हैं तो कुछ बच्चों का ग्रुप है, खेल रहे हैं, है ना, तो उनको बोल दिया नहीं नहीं भागो तुम यहाँ से, तुम लोअर कास्ट के हो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे। तो इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ता था। आगे देखिए। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे एक मैं थोड़ी सी एक स्टोरी और बताऊंगी। यहाँ पे क्या था, हमने इनकी इनकी स्टोरी जो थी वो कास्ट के बेसिस पे देखी, है ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको रिलीजन के बेसिस पे भी दूंगी कि रिलीजन के बेसिस पर भी ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं चीजों में भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन था। क्या होता था, कई बार रिलीजन को लेकर भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे, एक मिस्टर और मिसेस अंसारी थे। अंसारी जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि क्या थे, वो मोहम्मदन थे, है ना, मुस्लिम धर्म को बिलोंग करते थे। तो क्या हुआ, वो एक जगह से अपनी नौकरी, जो उनकी सर्विस थी उसको छोड़कर, नौकरी को छोड़कर दूसरी जगह पे उनका ट्रांसफर हो गया था, तो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, है ना। तो उनको रेंट पर एक फ्लैट चाहिए था, रेंट पर। अब वो जहां पर भी जाते थे कि फ्लैट लेने, अपने ब्रोकर वगैरह उनको साथ में लेकर जाते थे, तो जो फ्लैट के ऑनर होते थे वो मना कर देते थे जैसे ही उनका नाम सुनते थे।
पूछते थे कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो बताते थे कि मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। तो जैसे ही वो ये नाम सुनते थे उनको फ्लैट के लिए मना कर देते थे। रीजन क्या देते थे? रीजन ये देते थे कि आप बहुत ज्यादा मतलब मांस मछली है ना ये सब खाएंगे, मीट वगैरह खाएंगे, तो कि हमारे यहाँ पर ये चीजें अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से क्या किया उन्होंने, उनको इस बेसिस पर कि मांस मीट मछली आप खाएंगे, इस बेसिस पर उनको मना कर दिया कि हम आपको फ्लैट किराए पे नहीं देंगे। एक जगह से रिजेक्शन आया, दूसरी जगह से रिजेक्शन आया, तीसरी जगह से रिजेक्शन आया, जब चौथी जगह से भी सेम चीज का रिएक्शन आया है ना, रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया उनको कि भाई फ्लैट अपना नहीं देंगे हम रेंट पर, तो उन्होंने अपने ब्रोकर से पूछा कि भाई असली रीजन तो पता चले कि ये हमारे साथ हो गया रहा है। भाई एक लोग ऐसा हो सकता है कि मना कर दे, दो लोग हो सकते हैं, तीन लोग हो सकते हैं, असली रीजन तो पता चले हमें क्या है। तो उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ योर सरनेम, यानी बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, हाँ ये लोग आपको फ्लैट देने के लिए तैयार नहीं है, है ना। क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि अगर कोई दूसरे धर्म का है तो वो अपने उसी धर्म के लोगों को ही अपने जगह पर रहने के लिए अलाउ कर सकता है। तो इस तरीके से उनको फ्लैट ढूंढने में इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किस चीज का, हाँ रिलीजन, रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन का। तो कास्ट को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन है, सारी चीजों को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है ना। आगे देखिए, देखो सबसे पहले ये रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, डिग्निटी को लेकर एक बहुत अच्छा सवाल आता है दिमाग में, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर कभी भी discrimination hurt people's feeling and dignity. For example, when Om Prakash Balmiki was made to sweep the school just because of his caste, it made him feel bad. यानी कि जब उन्होंने सिर्फ कास्ट और रिलीजन की वजह से, यानी कास्ट की वजह से क्या किया, सफाई करी, और उनके साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इससे उनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, यानी कि वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। दुखी होने के साथ साथ उनकी जो उन्होंने यहाँ पे जो फील किया वो भी बहुत गलत फील किया। उनको ऐसा लगा कि ये मेरी डिग्निटी को हार्म कर रहा है। डिग्निटी क्या होती है? डिग्निटी का मतलब है आपका सम्मान, है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर आपके आड़े आ रही है किसी भी काम को करने में, अगर आपके सामने सेल्फ रिस्पेक्ट आ रही है, तो अम्बेडकर जी भी कहते हैं, और हर एक बड़ा लीडर जो है जिसने एक अच्छी एजुकेशन ली है, हर एक नेता, हर एक इंसान जो ग्रेट में काउंटेड होते हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब यही कहते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने सामने रखिए, सबसे पहले रखिए, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू मेक श्योर एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ एंड हैज एक्सेस टू बी पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि प्ले ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं, है ना, अपर क्लास के बच्चे खेल रहे हैं, तो अचानक से एक लोअर क्लास का बच्चा आ जाता है, तो उसको बोल दिया कि नहीं भाई तुम्हें नहीं खिलाएंगे, तुम जाओ यहाँ से क्योंकि तुम लोअर क्लास के हो। तो यहाँ पर वो प्ले ग्राउंड है, उस पर अधिकार, क्योंकि वो किस पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, प्ले ग्राउंड पब्लिक प्लेसेस है। अगर वहां से आपने लोअर क्लास के बच्चे को भगा दिया ये बोलकर कि आप लोअर क्लास के हो, हम आपको अपने साथ नहीं खिलाएंगे, तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है एक पब्लिक प्लेस को लेकर, है ना। जैसे कि आप जब साउथ अफ्रीका का चैप्टर आगे चल के पढ़ेंगे, आपके 9th क्लास में आगे चल के पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका के लेकर एक चैप्टर है, वहां पर भी क्या होता था कि जैसे कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था कि गोरे और काले, अगर गोरे लोग हैं तो स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं, और काले लोग हैं तो वो नहीं नहा सकते, है ना। रेलवे स्टेशन पे जो अच्छी अच्छी सीढ़ियां बनी हैं वो गोरे लोगों के लिए हैं, और काले लोग उस पर नहीं जा सकते। और भी पार्क्स वगैरह हैं जिन पर केवल जॉगिंग के लिए अगर जाएंगे तो सिर्फ गोरे ही जाएंगे, काले नहीं जा सकते। तो इस तरीके से कुछ रिजर्वेशन, ट्रेन के अच्छे अच्छे डिब्बे हैं जिन पर अच्छी अच्छी सीट्स हैं, है ना, अच्छी अच्छी सारी चीजें हैं, तो जो सुख सुविधाएं हैं वो सिर्फ गोरे लोगों के लिए हैं, और बाकी सारे काले लोग कुछ भी नहीं उनके लिए। तो इस तरीके से कलर के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर एंड रिलीजन के बेसिस पर ये सारी चीजें हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एक इमेज दी गई है, इसमें
क्या हो रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल यूनिफॉर्म में आई थिंक बैठा है, स्कूल के कपड़ों में ही बैठा है, और वो लोगों के क्या काम कर रहा है, बूट पॉलिश का काम कर रहा है। इस तरफ भी देखिए बूट पॉलिश का काम कर रहा है। तो यहाँ से हमें इस इमेज से हमें एक मूवी का नाम याद में आता है जिसका नाम है दीवार। आप लोग तो अभी बहुत छोटे हैं, आप लोगों ने शायद ये मूवी नहीं देखी होगी। अपने अपने मदर और फादर से पूछेगा, वो लोग आपको जरूर बताएंगे कि दीवार मूवी है, ठीक है। किस हीरो की है ये भी पूछेगा, मैं बता देती हूँ, अमिताभ बच्चन की मूवी है। तो उसमें क्या दिखाया गया कि जब वो छोटा होता है, बच्चे का एक बच्चे की तरह होता है, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ आप ही की एज लगभग रहा होगा, सिक्स तक हो सकता है पढ़ रहा हो, सिक्स सेवेंथ में। तो वो क्या अपने पैसे के लिए, मतलब अपने खर्चे पानी के लिए काम करता है। और काम क्या करता है, बूट पॉलिश का काम करता है। बूट पॉलिश का जब वो काम करता है तो एक बंदा आता है उसके पास जूते पॉलिश करवाने के लिए। तो वो जब जूते पॉलिश करवाते हैं और उसको फेंक कर उसका पैसे देते हैं, तो वो कहता है कि पैसे मुझे उठा कर दो, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो ये क्या शो कर रहा है, ये उसकी डिग्निटी को शो कर रहा है। यानी काम वो कर रहा है, उसका जो उसको पैसा है वो बहुत ही उसको डिग्निटी के साथ चाहिए, सम्मान के साथ चाहिए। अगर वो पैसा उसको काम करने का सम्मान के साथ नहीं मिल रहा है तो उसके साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, क्योंकि अगर जब कोई काम करता है तो उसका पैसा भी उसको सम्मान के साथ ही मिलना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी और अंबेडकर जी भी क्या फील करते थे, बैड फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इससे उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंच रही थी, और इससे उनकी जो एक तरह से डिग्निटी है वो उसको हार्म हो रही थी, है ना, हानि पहुंच रही थी। तो इस तरीके से देखेंगे। फिफ्थ, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ये देखिए पार्लियामेंट, हमारी जो न्यू पार्लियामेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। तो वो कह रहे हैं इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में कि इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट इन रियलिटी देयर आर स्टिल मैनी इनइक्वालिटीज। कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हिसाब से देखें, उसके अकॉर्डिंग देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि हमने एक जो क्लॉज है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये डाला हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि सारे इंसान, सारे सिटीजन, सारे नागरिक क्या हैं, इक्वल हैं हमारी कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर। लेकिन वास्तव में अगर रियलिटी में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की इक्वलिटी शो नहीं हो रही है, यानी किसी किसी जगह पे इनइक्वलिटी है। अभी जैसे हमने कांता वाला जब सीन देखा था, तो उसमें उसने कांता ने ये अपने अपने शब्दों में ये बताया हुआ था कि हमें वोटिंग राइट तो मिल गया, है ना, वोटिंग राइट तो मिल गया, लेकिन किसी किसी जगह अभी भी पूरी तरह से हमें ये फील नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सारे नागरिकों को, सारे सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। हमें ये अभी भी फील नहीं होता है, क्योंकि किसी किसी जगह पर क्या है, अभी भी इनइक्वालिटी है। आगे देखिए, द गवर्नमेंट tries to help by making laws and programs to give everyone a fair chance, like providing meals to schools kid। देखिए क्या है कि अगर स्कूल किड की आज की डेट में बात करें, तो एक गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसका नाम है मिड डे मील। गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मिड डे मील प्रोग्राम। अब ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये क्यों चला गया, क्यों चलाया गया? अच्छा, मुझे सब लोग जो जो ये लेक्चर देख रहे हैं, सब लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने किस स्टेट में लागू किया था। ये जो प्रोग्राम है सबसे पहले कहाँ पे सरकार ने चलाया था, ये सब लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो ये जो मिड डे मील है ये क्यों चलाया गया, किस लिए चलाया गया, ये हम डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, जिनका जो आई थिंक देखे घर में जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, सबके लिए खाना बनाते हैं। सबको पता है कि भाई छोटा बच्चा है तो वो तो खुद खाना बनाएगा नहीं, है ना, पेरेंट्स बनाएंगे। तो कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, तो मदर और फादर दोनों लोग काम पे चले गए, अब घर में खाना कौन बनाएगा, ऐसी सिचुएशन भी आती है ना। तो वो जो छोटे बच्चे हैं वो, उनको खाने के लिए परेशान ना होना पड़े, खाने की वजह से वो अपना स्कूल इंटरप्ट ना करें, स्कूलिंग जो है उनकी, है ना,
जो एक प्रारंभिक शिक्षा, हम एलिमेंट्री एजुकेशन कह सकते हैं, जैसे कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए लगभग है, तो वो उनकी प्रभावित ना हो, अफेक्ट ना करे, इस वजह से सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया, जिसकी वजह से जो रेस्पॉन्स था वो देखने को मिला। जब से मिड डे मील शुरू हुआ तो ये हमें देखने को मिला कि पहले से डबल बच्चे जो हैं वो स्कूल में अपना आने लगे हैं, यानी कि जो अटेंडेंस का रेशियो था वो इस प्रोग्राम के बाद जस्ट डबल हो गया। यानी कि आप ये मान लीजिए एक क्लास में अगर 12 बच्चे आते थे, तो जब से मिड डे मील शुरू हुआ तो वहां पे 24 बच्चे अब अटेंड होने लगे। ठीक है, अटेंडेंस जो नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो हमें जस्ट डबल मिल गया यहाँ से, यानी कि हमारी उसमें बढ़ोतरी हुई। जो सरकार जो हमारे पॉइंट चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूल अटेंड करें, तो ये यहाँ से हमें एक पूरा हुआ हमारा, है ना। आगे देखिए, इश्यूज ऑफ इक्वलिटी इन अदर डेमोक्रेसी। देखिए, तो यहाँ पर ये जो इमेज आप देख रहे हैं सब लोग, यहाँ पे ये जो लेडी बैठी है इनका नाम है रोजा पार्कर। ये जो लेडी बैठी हुई है बस में, इनका नाम है रोजा पार्कर। रोजा पार्कर, इनकी स्टोरी क्या है ना। तो देखिए, अदर डेमोक्रेसीज की बात की है ना, ये हमारे इंडिया की नहीं है, इसलिए इनका नाम रोजा पार्कर थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, है ना। ये अफ्रीकन अमेरिकन जो है वुमेन है ना। यहाँ पे देखिए, इन अदर कंट्रीज लाइक द यूएसए, यूएसए की बात कर रहे हैं हम लोग, इवन दो देयर आर लॉज अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, सम ग्रुप्स स्टिल फेस अनफेयर ट्रीटमेंट। अनफेयर ट्रीटमेंट यानी कि अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो यूएसए में यहाँ पर इन्होंने एक इंसिडेंट बताया है कि यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर काफी मुद्दे सामने आते हैं। तो वो कौन सा मुद्दा है, देखिए, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, ये लेडी हैं, फॉर एग्जाम्पल हैव स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स डिस्पाइट चेंजेस इन लॉ। कह रहे हैं कि इनकी स्टोरी यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, वैसे ही सुना देती हूँ आप लोगों को। क्या है कि ये जो है वो एक महिला है और ये पूरे दिन काम कर कर थक कर आई हैं, और बस से जब सफर कर रही है अपने घर जाने के लिए तो वो सीट पर बैठी है ना। क्योंकि ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है अफ्रीकन अमेरिकन है, ये वहां की मूल निवासी नहीं है अमेरिका की। क्या कौन सी है, अफ्रीकन अमेरिकन है ना। तो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन महिला है वो कह रही हैं, किसी ने उनको बोला कि भाई आप यहाँ से उठ जाइए और सीट हमें दे दीजिए, तो उन्होंने वहां उस चीज के लिए उनको डिनाई कर दिया, मना कर दिया, कहा कि नहीं भाई मैं थक कर आई हूँ, मैं उस सीट पे ही बैठूंगी, है ना। क्यों, क्योंकि मैं भी उसी कंट्री में रहती हूँ जिसमें आप रहते हैं, और सीट पर अधिकार उतना ही जितना आपका है उतना ही मेरा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक माहौल क्रिएट हुआ और वो चीज बड़े मुद्दे में सामने आई, और फिर यहाँ से एक चीज शुरू हुई, इनके लिए अपने राइट्स को डिमांड करना। उन्होंने कहा कि हम अपने राइट्स के लिए जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हमारे राइट्स हमें मिलेंगे कैसे, है ना। तो जो वहां का उस टाइम की जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे वहां पर, जो लोग रह रहे थे, उनके सबके साथ जो अमेरिकन लोग थे और जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे, वो ये माना जाता था कि ये जो है वो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, और जो कम्युनिटी अगर अलग है तो हम लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, हम लोग जो मूल निवासी हैं, हमें अमेरिका में रहने वाला जो अधिकार मिलने चाहिए वो ज्यादा मिलने चाहिए, रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम ज्यादा करें, ना कि वो लोग ज्यादा करें जो कि बाहर से किसी कंट्री से हमारे यहाँ आए। तो इस तरीके से मुद्दे हुए वहां पर, और वो चीज इनइक्वालिटी की तरीके से सामने आई लोगों के, क्योंकि एक महिला को अगर आपने सीट से उठा दिया है खुद बैठने के लिए, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि वो अफ्रीकन अमेरिकन है, मतलब उसकी एक तरह से जाति को, हमारे यहाँ हम लोग यहाँ पर अभी जस्ट बात कर रहे थे कि कास्ट और रिलीजन को लेकर, और वहां पर ये चीज हो रही है अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन के बीच। तो ये रोजा पार्कर का सीन है। अदर डेमोक्रेसी की बात करें हम तो आगे देखिए, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कुछ पिलर्स हैं इसके यहाँ पे। तो पहला पिलर जो है वो कहता है कि लेजिस्लेटिव, पहला पिलर जो है लेजिस्लेटिव, दूसरा कहता है
एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा कहता है जुडिशरी एंड चौथा कहता है मीडिया। आप देखेंगे कि जैसे हमारी कंट्री और हमारी इन द सेंस इंडिया और चाइना में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, चाइना और इंडिया में। तो इंडिया के अंदर मीडिया को इतनी स्वतंत्रता है, इतनी फ्रीडम है कि वो गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी लिख सकती है, कुछ भी बोल सकती है, और आम सिटीजन्स भी कुछ भी बोल सकता है, अपना मत रख सकता है, अपना व्यूज जो है अपने बता सकता है। लेकिन सेम चीज अगर हम चाइना की बात करते हैं तो वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, और वहां पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी बोलने की आजादी आपको है, फ्रीडम है। अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो आपका हाथ पकड़ के तुरंत ही उनको जेल में डाल दिया जाएगा, तुरंत। मतलब कि आपको ये अधिकार नहीं है, आपके पास ये राइट नहीं है कि वहां की गवर्नमेंट के बारे में आप कुछ भी स्टेटमेंट दे सकें। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो चौथा पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, वो क्या है, मीडिया है। मीडिया इन द सेंस हम लोग बातचीत कर सकते हैं, जो प्रेस है उसको ये पूरी आजादी है, उसको ये पूरी फ्रीडम है कि वो गवर्नमेंट की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को ही सामने लाए। तो इस तरीके से हमने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी मैंने सिर्फ मीडिया की आपको बात की है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, कंक्लूजन। This book explore how equality affects people lives in India's democracy. It asks us to think about how we can make sure everyone dignity and equality are respected. देखिए, सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि किसी भी इंसान की, इस चैप्टर को अगर हम कंक्लूजन इस चैप्टर का निकालें तो सबसे ज्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी इंसान की डिग्निटी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और वो डिग्निटी और वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमें कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। क्या बताकर, हमारे सबके जो हमारी कंट्री में जो सिटीजन्स रह रहे हैं सबको इक्वली ट्रीटमेंट देकर, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इक्वली ट्रीटमेंट देकर हमें ये बताता है कि हमें, हम जो कंक्लूजन है इस चैप्टर का वो यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें ये बता रहा है कि हमें सब के लिए एक समान अधिकार है, सारे कंट्री में रहने वाले लोगों को एक समान अधिकार है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। तो इसी चैप्टर के साथ हमारा इसी स्लाइड के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर हम बात करेंगे।